ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। पूरा फर्स्ट वॉल्यूम है ना, शुरू कर दूं? चलने देना, दिक्कत क्या है। चलो है भैया, ट्रेन कर देते हैं, मैं ट्रेनर है। चलो भाई, सब लोग शांत रहेंगे अब। पहला चैप्टर है बेटा रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, मैं भी कुछ लिखूंगा, तुम भी कुछ लिखोगे, सब कुछ लिख दिया पहले। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर कौन सा बेटा तुम्हारा? रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसका वेटेज रहता है लगभग 4 से 5 मार्क्स का। ठीक है बेटा, 4 से 5 मार्क्स में क्या क्या आती है चीजें, वो बात की बात है, पहले समझो चैप्टर में है क्या क्या। याद रखो, रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी के सबसेट होते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है भैया? ए क्रॉस बी मतलब दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं पॉसिबल, सारे सबसेट को मैं क्या बोलूंगा? एक रिलेशन बोलूंगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बीच में होता है? दो सेट के बीच में होता है, जिसमें ए जो है सेट ए से आया, बी जो है वो सेट बी से आया। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ऑलरेडी 11th क्लास में सीख के आते हैं, यहाँ पर भी रिवाइज कर लेते हैं ना। अब इसमें क्या है, रिलेशंस के कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? एम्प्टी, यूनिवर्सल, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस होता है। ठीक है यानी, अब मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्या एम्प्टी रिलेशन क्या होता है? ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब सेट ए की सेट बी से कोई मैपिंग ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। दूसरा क्या बेटा? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? ऐसा रिलेशन जहां पर ए क्रॉस बी पूरा पूरा कंप्लीटली आ जाए, है ना। ये भी तुम्हारा कुछ भी काम का नहीं है, असली काम की चीज कहां पर है? यहाँ पर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर अगर मेरे पास एक सेट ए है जिसके सारे एलिमेंट को मैंने क्या बोल दिया? ए बोल दिया, ठीक है ना। तो जैसे मान लो एक ए सेट है हमारे पास, कितना? 1 2 3। ए की मैपिंग 1 की मैपिंग 1 से, 2 की मैपिंग 2 से, 3 की मैपिंग 3 से हो जाए, इसके बाद किसी और से हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, खुद की मैपिंग होना जरूरी है। किसके अंदर? रिफ्लेक्सिव के अंदर। सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है? अगर एक ने रिलेशन किसी और से बनाया, दूसरे वाले को भी रिलेशन पहले वाले से बनाना ही पड़ेगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है? अगर मेरा रिलेशन किसी से है, किसी का किसी और से है, तो मेरा फर्स्ट मतलब मेरा थर्ड वाले से अपने आप हो जाएगा रिलेशन। हाँ या ना? ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल तुम देख सकते हो जो कि पेपर कभी पूछे नहीं जाएंगे, अगर तुम्हें टॉपिक समझना है तो बस उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे बात कर लो भाई भाई के रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है, कोई खुद का भाई कैसे पॉसिबल है? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव होगा, अगर मेरा कोई भाई है उसका भी कोई भाई है, तो फर्स्ट और थर्ड आपस में कैसे होंगे? भाई। बाप बेटे का रिलेशन यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है ना, दादा बन जाता है वहां पे वो। अब बात करते हैं बेटा आगे की बातों पे। कुछ काम की बातें, ठीक है। यहाँ पर काम की बातें क्या, जल्दी समझो बेटा। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हमेशा कितना होगा? नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा बेटा? 2 की पावर नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। ये वाली बात बेटा शुरुआत से सिखाई जा रही है। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, जहां पर ए के अंदर कितने एलिमेंट है? एम, और बी के अंदर कितने एलिमेंट है? एन। अब मैंने बोला कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ए क्रॉस बी में? कितने होंगे बेटा? एम इंटू एन होंगे। लेकिन नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर एम एन होंगे। वही चीज यहाँ पे बताइए बस, ठीक है। आगे की बात समझो। आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं? अभी बता चुका हूँ सारी बातें। आइडेंटिटी में क्या होता है? ऐसा रिलेशन जो सिर्फ खुद से रखा जाए, किसी और से वार्तालाप ना हो। भाई किसी की पहचान तभी तो बन सकती है जब वो खुद से रिलेशन रखेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या बेटा? फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन में क्या क्या होता है समझो। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट एक्स हैज वन एंड ओनली इमेज इन सेट वाई। जैसे कहने का मतलब क्या है? एक सेट है मेरे पास, ये रहा एक्स, एक सेट है मेरे पास वाई, इसका हर एक एलिमेंट यहां पर मैपिंग करना चाहिए और एक ही मैपिंग करना चाहिए, बस इतनी सी क्वालिटी होती है फंक्शन की। फंक्शन क्या कहता है? जो रिलेशंस होते हैं वही फंक्शन होते हैं, बट इसमें एक स्पेशल थिंग होती है क्या? कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से मैपिंग करना चाहिए और एक ही मैपिंग करना चाहिए। सही है कि नहीं? अगर एक इंसान दो से शादी करने भागेगा तो क्या वो फंक्शन कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगली बात समझो। टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या कितने टाइप पढ़ने हैं हमको? सिर्फ और सिर्फ दो। एक पढ़ना है 1 1 और एक पढ़ना है 1 2। 1 1 के अंदर क्या आता है? डिफरेंट एलिमेंट इन सेट एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस इन सेट वाई। 1 1 मतलब क्या? सिंपल, सेट एक्स में से किसी एक की मैपिंग सेट वाई के किसी एक एलिमेंट से मैंने करवा दी, इसको हम क्या बोलेंगे? 1 1 फंक्शन, ठीक है।
दूसरा ऑन टू क्या होता है, एलिमेंट ऑफ सेट वाई इज इमेज ऑफ सेम एलिमेंट इन एक्स। समझो बात को मैं क्या कह रहा हूं। दो तरीके पहचानने के ऑन टू। एक तरीका तो ये है कि रेंज को बराबर कर दो कोडोमेन के। एक तरीका इसका कहने का क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट वाई, सेट वाई का जो हर एक एलिमेंट है, सेट वाई का जो हर एक एलिमेंट है इमेज होना चाहिए सेम एलिमेंट इन एक्स का। ठीक है कि नहीं? आगे की बात समझो। बाइजेक्टिव कैसे बोलते हैं, जहां पर वन वन ऑन टू दोनों हो जाते हैं। ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल बताती है, ये इसका एक एग्जांपल बताती है। ठीक है ना, आगे समझे क्या? बात करते हैं बेटा मैट्रिक्स के बारे में। इसका वेटेज कितने का रहता है बेटा? 3 से 4 नंबर का रहता है। ठीक है, 3 से 4 नंबर का रहता है लगभग। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है नंबर्स का, या फिर किसी फंक्शन की बात कर लो, फंक्शन भी आ सकते हैं इसमें, साइन एक्स आ सकता है, कोस एक्स आ सकता है, आयोटा आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 0 5 6, ये दोनों क्या है, दो रोज है, और ये क्या है मेरे पास 3 कॉलम्स, ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। सिंपल है, इस तरीके से रोज होती है, इस तरीके से कॉलम्स होती है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, देखो 5 टाइप बता दिया अलग। पहला क्या है, रेक्टेंगुलर, जिसमें रो एंड कॉलम डिफरेंट होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम होता है। रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही रो होती है। जीरो मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, रो एंड कॉलम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? चलो आगे देखो बेटा, इसके कुछ ऑपरेशंस हमको सीखने हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए इक्वालिटी क्या होती है मैट्रिसेस की। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस तब लगती है जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसा होगा, सेम होगा। इतनी सी बात समझ में आई? अगर ऑर्डर दोनों का सेम होगा तो हम इक्वालिटी लगाएंगे। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड भी सेम होना चाहिए। जैसे मेरे पास दो मैट्रिक्स है, क्या क्या बेटा, 1 2 3 4, दूसरी मैट्रिक्स है बराबर एक्स वाई जेड टी, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। क्या इतनी सी बात सबको समझ में आई? चलो नेक्स्ट, इसमें ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड तो नहीं होता इसमें। एडिशन क्या होता है, सिंपल, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाएंगे, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। सेम सब्ट्रैक्शन होता है। मल्टीप्लिकेशन दो तरीके का होता है, पहला होता है स्केलर, दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। स्केलर में क्या होता है, किसी नंबर को उठाया, एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, हर एक एलिमेंट में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स कैसे करते हैं बेटा, समझो। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे हम इनके ऑर्डर्स। अगर इसका कॉलम इसका रो नंबर में अगर सेम है, तो इसके नए वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन के आएगा, 2 into 3 का। कैसे आएगा बताया जाएगा अभी, ठीक है ना। नए वाले का ऑर्डर क्या आएगा, 2 into 3। और अगर ये दोनों बातें सेम नहीं है तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं, मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल। आगे देखो, ये सारी चीजें बताऊंगा अभी कैसे होंगी, ठीक है। अब समझो, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसके डायगोनल में कुछ एलिमेंट हो, बाकी सब कैसे हो, जीरो हो। इतनी सी बात समझ में आई? इसी में एक टॉपिक क्या लिखा होता है बेटा, स्केलर। स्केलर में क्या होता है, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, बाकी सब कैसे हो, जीरो। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस वाले टॉपिक से एक एमसीक्यू पूछा गया बेटा पिछली साल। हाँ भाई सुनो मेरी बात, क्या कह रहा हूं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, सेम होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं, जीरो। इसी टॉपिक से, सेम इसी टॉपिक से एक नंबर का सवाल पिछले साल पूछा गया एमसीक्यू में। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहां से ही बच्चे सवाल गलत करके आए थे पिछले साल कई सारे, ठीक है। हमारे बच्चे गलत करके नहीं आए थे, बाकी सबके उदाहरण में। अब देखो बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। डायगोनल में 1 होगा, बाकी सब कैसे होंगे, जीरो होंगे, सीधे बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, देखो जरा, नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में क्या होता है, अगर मैं रोज को कॉलम, कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर दूं या इंटरचेंज कर दूं, तो मैट्रिक्स का क्या बन जाता है, वो ट्रांसपोज। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, या तो इसके ऊपर डैश लगा दो, या फिर इसके ऊपर सी लिख दो, या फिर इसके ऊपर टी लिख दो, ठीक है। सवाल टी या फिर डैश के रूप में आएगा, सी लिख के नहीं आएगा। अब समझो, किसी भी मैट्रिक्स के डैश का डैश कर दो, इसकी डैश का डैश, तो गाली खुद को लग गई ना। समझो, अगर किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स पे ऊपर मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे डैश लगा दिया, तो कांस्टेंट पे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स पे पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तीसरी बात क्या है, अगर दो मैट्रिक्स का मैं सम करके उन दोनों पे ट्रांसपोज लगाऊंगा, तो दोनों का इंडिविजुअली हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, माइनस करके भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में इसका रूल क्या हो जाता है, ये पलट के अलग अलग मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, सही है। यहां से भी एमसीक्यू पूछा गया था पिछली साल एक, ठीक है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी पिछली साल एक एमसीक्यू पूछा गया था।
अब देखो यहाँ पर कुछ काम की बात क्या है, सिमेट्रिक क्या होता है, जहां पर अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं किसी मैट्रिक्स का, अगर वो सेम मैट्रिक्स बन जाए तो सिमेट्रिक, और माइनस का ये हो जाए तो इसक्यू सिमेट्रिक होता है। सिंपल सी बात है, अरे हाँ या ना, अगर कुछ भी ना बने तो दोनों में से तो सिंपल मैट्रिक्स है वो, ना सिमेट्रिक है ना इसक्यू सिमेट्रिक है। काम की बात है क्या, पहला ए आई बराबर आई ए बराबर ए होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भूलना नहीं है, ध्यान रखना। ये सारे वो पॉइंट है जहां से एमसीक्यू सवाल बनते हैं, जहां जहां मैंने लिखा हुआ कुछ काम की बातें, सब जगह वही होंगे जहां से एमसीक्यू सवाल आएंगे, ठीक है कि नहीं। आगे क्या है, अगर मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पावर कितनी भी कर लूं, हमेशा आंसर क्या आएगा, आई आएगा। तीसरी बात, सबको ये सारी बातें पता है, बस रिवाइज हो रही जल्दी जल्दी, है ना। तीसरा, ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या बनाएगा हमेशा, सिमेट्रिक। माइनस करके ट्रांसपोज क्या बनाएगा हमेशा, स्क्यू सिमेट्रिक। जीरो मैट्रिक्स इकलौती ऐसी मैट्रिक्स होती है जो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों कहलाती है। आया समझ में, नहीं आया, ये बात याद रखने वाली है, यहां से भी सवाल आता है। अगला क्या है, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, जीरो होते हैं। यहां से भी बेटा एक एमसीक्यू सवाल आया था पिछली साल ही। अब सोचो एक ही चैप्टर से 3 एमसीक्यू पूछे गए थे अलग अलग सेट के अंदर, ठीक है कि नहीं, याद रखोगे इस बात को, अरे हाँ या ना। देखो नेक्स्ट, ए बी इक्वल टू आई इक्वल टू बी ए, अगर है तब मैं ये वाली बात बोलूंगा, बी जो है इनवर्स है ए का। आई बात समझ में, ये बिल्कुल डिफरेंट बात है। या तो इसको उल्टा करके पढ़ लो कि अगर बी ए का इनवर्स है तो ये वाली बात पॉसिबल है। भाई इनवर्स का मतलब क्या है, अगर मेरी कोई इनवर्स है मल्टीप्लाई करूंगा तो आई तो आंसर आएगा, आया ना, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट कितने नंबर का आता है, लगभग 5 से 6 मार्क्स का आता है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऐसी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम एसोसिएट कर दें नंबर के साथ, है ना, मतलब कुल मिला के सॉल्व कर दें, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बेटा दो तरीके से सॉल्व होता है, या 2/2 में या 3/3 में, और भी होता है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। 2/2 का कैसे करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे और बीच में लगा देंगे माइनस, पहले इसका फिर बीच में क्या आ गया माइनस और सॉल्व हो गया, ठीक है। 3/3 का कैसे करेंगे, पहला एलिमेंट लेंगे लिख दिया, दूसरा एलिमेंट लेंगे लिख दिया, तीसरा एलिमेंट लेंगे लिख दिया। अगर मैंने ये वाला एलिमेंट लिया है, इसकी रो और कॉलम को छुपा के बचा कुचा लिख दो, इसको लिया है तो इसकी रो और कॉलम छुपा के बचा कुचा लिख दो, इसको अगर मैं 3 लेके चल रहा हूं तो इसकी रो एंड कॉलम को छुपा के बचा कुचा लिख दो। पहला हमेशा प्लस, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस, ठीक है, ये सिमेट्री याद रखना। अगर और भी होता आगे तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से रहता। अगर इवन फॉर्म में होता तो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इस तरीके से होता है, ठीक है। फिलहाल इस पे ध्यान देंगे, सिर्फ सॉल्व किया है, सॉल्व कैसे करना बाकी मैंने अभी जो बताया 2/2 का, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा माइनर्स एंड कोफैक्टर की। अगर मैं बात करूं इसमें 8 का माइनर निकालना मुझे, मान लो तो 8 का जो माइनर होगा इसका रो एंड कॉलम छुपा दो, बचा कुचे को सॉल्व कर दो, ये क्या हो गया माइनर। अगर मैं इसको विद साइन लेके चलूंगा, विद साइन कैसे, इसका रो एंड कॉलम देख लो कितना है, 3/2, तो 3 और 2 को जोड़ो कितना होता है 5, -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा -1, तो माइनस जैसे ही सामने लगा इसका साइन बदल गया। अगर इवन पावर आती तो साइन नहीं बदलता। ये है माइनर एंड कोफैक्टर का छोटा सा डिफरेंस। अब इसमें बात करता हूं बेटा किसकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर पूछ लिया जाए, अगर 3 कोऑर्डिनेट गिवन हो, क्या होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो लाइन से क्या लिख देंगे, x के कोऑर्डिनेट फिर y के 1 1 1 और सॉल्व करना है, बस खत्म। अच्छा इसमें एक गलती है, अभी गलती क्या है, हाफ हो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या होता है, फाइंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। एडजॉइंट निकालते कैसे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास एलिमेंट होंगे सबके कोफैक्टर निकालेंगे, फिर वहां से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर मैट्रिक्स बनाने के बाद उसका ट्रांसपोज कर देंगे, उसी को हम क्या कह देंगे, कोफैक्टर, सॉरी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल है, दोबारा समझाऊं, जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, याद रखना अगर हम मैट्रिक्स की मदद से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए सिंगुलर और सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर क्या होता है बेटा, जिसमें डिटर्मिनेंट क्या आ जाए डायरेक्टली 0। नॉन सिंगुलर क्या होता है, जिसमें डिटर्मिनेंट कितना आए, नॉन जीरो, कुछ भी आए बस 0 ना आए, ठीक है। 0 आ रहा है तो वहीं पे बात खत्म हो गई, कुछ नहीं कर सकते उसका हम। अगर 0 नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे समझो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। कब निकालेंगे, जब मॉड 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर आ गया तो यहां से 1/0 मतलब नॉट डिफाइन होता है, इसलिए हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे की बात समझो, मैट्रिक्स मेथड हमारा 2 तरीके से काम करेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है,
तब तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, इस ए का निकाल दो इनवर्स और सामने भेज दो, तो ए इनवर्स इंटू बी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ऐसे सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, इसका एक ही सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आएगा। आई बात समझ में। और ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसके अलावा अगर मॉड ए 0 है तब क्या होगा, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। उसके अलावा हम इसको चेक करेंगे, ठीक है ना, एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू, अगर 0 है, क्या बोला मैंने, एडजॉइंट ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, जिसके सॉल्यूशन कैसे होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, थोड़ी सी डिफरेंट बात है, अभी तक नहीं पढ़ी थी। आगे देखो बेटा, अभी बहुत सारी बातें इसमें ऐसी है जो नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, क्लियर बता रहा हूं। अब देखो यहाँ पे कुछ काम की बातें क्या है, किसकी, डिटरमिनेंट की। जहां जहां काम की बातें लिखी होंगी इसका मतलब वहां से एमसीक्यू पक्का आना है, देख के चलना चीजें, ठीक है। क्या कह रहा हूं, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर ए जो है मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन का, तो क्या मैं यहां पर ये वाली बात कह सकता हूं क्या, कि के इंटू ए का जो मॉड निकलेगा, के की पावर एन अलग, मॉड ए अलग। सिंपल सी बात है, यही होता है क्या, यही होता है क्या, है बेटा, पहली बार देखा। अरे यार ये क्या कह रहे हैं, यही होता है क्या, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को, है ना, याद करने वाली बात है। दूसरा क्या है, ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कर लो या किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर लो, हमेशा कैसा आएगा, बराबर आएगा। तीसरी बात, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर एंड ऑफ द सेम रो एंड सेम कॉलम एंड देन देयर सम इज ऑलवेज गिव्स द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। बेटा ये क्या है, सिंपल, इसके बेस पर एमसीक्यू एनडीए तक में पूछा गया है। ये जो तीसरी लाइन लिख रही है ना, इसका सवाल एनडीए पे भी आया, कैसे आया देखो जरा समझो। डिटरमिनेंट क्या होता है, A11 A11 A12 A12 A13 A13, याद आया कुछ, वही चीज लिखी, ढंग से पढ़ो उसे। आया समझ नहीं आया, किसी भी कोफैक्टर का अगर रो वाइज है तो रो वाइज, कॉलम वाइज है तो कॉलम वाइज, मल्टीप्लाई कर दो उसी के एलिमेंट से और सबको जोड़ दो, हमेशा क्या बताएगा वो, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स बताता है, ठीक है। इस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, तुम्हारे एनडीए में भी आया है, तुम्हारे बोर्ड्स में भी आया है, ठीक है, बार बार देखा गया। फोर्थ पॉइंट क्या बेटा, इफ एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर एंड अदर देन द सम इज ऑलवेज 0। एनी रो एंड कॉलम मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर एंड अदर। अच्छा सुनो, इसका मतलब क्या है, अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं, कैसा कर दूं, ये तो ले लूं रो वाले और ये ले लूं मैं कॉलम वाले और इनका मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमेशा 0 आएगा, ठीक है कि नहीं। अगर इस तरीके से लिख के दे दिया तो उसका आंसर डायरेक्टली 0 होना चाहिए। कैसे, यहां मैंने लिख दिया 1 1, यहां लिख दिया 2 1, यहां लिख दिया 3 1, मतलब एक तो मैं नंबर जो एलिमेंट है वो तो ले रहा हूं कॉलम वाइज, कोफैक्टर ले रहा हूं रो वाइज, जैसे मल्टीप्लाई करके जोड़ूंगा हमेशा 0 आएगा। ढंग से पढ़ लो, लाइक समझ में आ जाएगी। डिफरेंट बात है लेकिन बहुत यूनिक बात है, याद हो जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, आईटीएफ, जो कि तुम्हारा 2 से 3 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बेटा, 2 से 3 नंबर का, इससे ऊपर नहीं आएगा ना। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आता, ना इसमें केस स्टडी आने वाली, ना इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला, ठीक है। अगर आ भी गया तो क्या ही कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा लप्पू सा सवाल है, ठीक है। अब समझो, आईटीएफ में और ट्रिग्नो के डोमेन रेंज ये होते हैं, इनवर्स के ये होते हैं, बस याद कर लो। इसके बेस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा जब मैं प्रैक्टिस करूंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। इसको देख लो और याद कर लो हल्के। आगे देखिए बेटा, आगे देखो जरा, सब्स्टिट्यूशन किस तरीके से होता है। कुछ ऐसे होता है जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, दोनों का तरीका अलग है, ठीक है ना, सेम मत समझना, दोनों का तरीका अलग है। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो वहां पे ए साइन थीटा ए कॉस थीटा रखेंगे एक्स की जगह। अगर इसका उल्टा दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दे रखा है, तब वहां पे तरीका क्या हो जाएगा, एक टेन थीटा एक कॉट थीटा। चलो आगे देखो बेटा, अगर ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या फिर ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स दे रखा हो तो एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे हम, 2 ए कॉस 2 थीटा रखेंगे, थीटा नहीं रखेंगे 2 थीटा रखेंगे, ठीक है। थीटा रखने पर भी सवाल हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा फिर, ठीक है कि नहीं। सिर्फ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखना। आशीष जानते बेटा। नेक्स्ट क्या है बेटा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसका जो वेटेज है 5 से 10 नंबर का लगभग रहता है, ठीक है।
क्या है इसमें बेटा, कंटिन्यूटी कहता है इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी देन LHL RHL और खुद फंक्शन एट द वैल्यू, ठीक है ना, क्या होगा, सेम रहेगा। सही है कि नहीं? ये किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, कंटिन्यूटी के लिए बात कर रहा हूं। इसके अलजेब्रा समझते जरा, क्या कहता हूं, इफ f एंड g आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन अगर हैं एट x इक्वल टू c, तब यहां पे क्या रखना है कि f प्लस g जो है वो भी कंटिन्यूअस रहेगा, माइनस g भी कंटिन्यूअस रहेगा, मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस होगा और डिवाइड भी कंटिन्यूअस होगा अगर इसमें c की x बराबर c रखने पर ये फंक्शन जीरो नहीं हो रहा। तब जाहिर सी बात है अगर ये जीरो हो गया इसका मतलब क्या होगा, ये मामला खराब हो जाएगा ना, याद रखना। चलो आगे देखो बेटा, डिफरेंशियबिलिटी की बात करते हैं। डिफरेंशियबिलिटी में क्या होता है, घबराना नहीं है कि ये चीज कैसे होगी, मैं सिर्फ चैप्टर सारे रिवाइज करवा रहा हूँ किस चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, तो मैं घर जाके कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब इतना करवा रहा हूं। एक एक बात लिखिए, जितनी किताबों में नहीं मिलेगी उससे ज्यादा चीजें यहाँ पे हैं। आगे देखो बेटा, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी। यहाँ पर ये फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, LSD बराबर RSD होता है, ठीक है कि नहीं, आया ना, सिंपल है, फॉर्मूला याद रखेंगे बाकी काम हो जाएगा, ठीक है। अब ये पढ़ लो क्या लिख रहा है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी देन फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट बट कन्वर्स इज नीड नॉट टू बी ट्रू। समझो इस बात को क्या कह रहा है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये कह रहा हूं अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पर, इसका मतलब वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा, ये बात जरूरी नहीं है, हो सकता है सही है, हो सकता है नहीं है, ठीक है। आगे की बात समझो, इसकी अलजेब्रा क्या कहती है, अगर किसी फंक्शन का तुमको डिफरेंशिएशन करना है विद कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, उस फंक्शन का होगा। क्या तेरी सी बात समझ में आई, क्लियर है रास्ता? आगे देखो बेटा, अगर दो फंक्शन प्लस माइनस में तो अलग अलग उनका डिफरेंशिएशन कर देंगे, है ना। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल में क्या कहते हैं बेटा, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो पहले का डिफरेंशिएशन कर दो, दूसरा छोड़ दो, फिर दूसरे का कर दो और पहला छोड़ दो, सिंपल है। क्वेश्चन रूल क्या कहता है, सेम चीज फॉलो करो यहां पर भी, बस प्लस की जगह माइनस और अपॉन में v वाले का स्क्वायर करना है, ठीक है। रिवाइज हो गया पूरे? आगे देखो बेटा, चलो कुछ फॉर्मूले यहां पे समझ लो। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n माइनस वन, कांस्टेंट का जीरो। ये सारे फॉर्मूले सबको याद नहीं है मेरे ख्याल से, कोई ऐसा है जिसको फॉर्मूले याद नहीं है भाई? चलो आगे देखते हैं, इसको रिवाइज कर लेना एक बार, स्क्रीनशॉट लेके, है ना। चलो तुम्हारे डिफरेंशिएशन के सवाल है मात्र 4 तरीके के आते हैं। कौन कौन से तरीके के आते हैं, पहला इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिटी कहां से बन गया ये गायब, सुनो, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक, पैरामेट्रिक और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन में 4 तरीके के सवाल आते हैं। पहला तो ये रहा इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है, जहां पर एक्स और वाई मिक्स करके दे देते, सही है कि नहीं, जहां पर एक्स और वाई मिक्स करके दे देते, जैसे एग्जांपल ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 4। अगली चीज क्या बेटा, लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में कब इस्तेमाल करते हैं, या तो फंक्शन बहुत सारे मल्टीप्लाई में हो, या फिर वेरिएबल की पावर वेरिएबल दे रखी हो, या फिर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, है ना, ऐसे समझ सकते हो। तो x की पावर sin x, tan x की पावर log x, ये इसके एग्जांपल है, इसको हम log की हेल्प से करते हैं, इस बात को याद रखना बस, ठीक है, रिवीजन चल रहा है बस, ठीक है। पैरामेट्रिक में क्या होता है, जहां पर 3 वेरिएबल होते हैं, मतलब बिचौलिया वाला काम करे, जैसे t जो है यहाँ पे बिचौलिया है किसका, x का और y का, इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है, सही है कि नहीं। x की बराबर कितना देगा 2t और y इक्वल टू 3t स्क्वायर। अगर मैं इनको मर्ज करके करूंगा तो एक तरीका, तब भी आंसर सेम आएगा। अगर अलग अलग डेरिवेटिव करके dy ओवर dx निकालूंगा तब भी आंसर कैसा आएगा बेटा, इसका सेम आएगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, सिंपल, इसमें 2 बार डेरिवेटिव करते काम खत्म, एक बार कर लिया फिर दोबारा करेंगे, ठीक है। अगर यहां पर भी पैरामेट्रिक वाली हरकत आ रही है सेकंड ऑर्डर में, तो वहां पर थोड़ी तरीका अलग होता है, सिखाऊंगा अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा, यहाँ पे भी कुछ काम की बात है, गोल्डन रूल है किसके लिए, चेन रूल के लिए। जिसको नहीं समझ में आता भाई चेन रूल कैसे लगाना, उसके लिए बता दिया। पहले पावर की तरफ भागो, फिर फंक्शन को देखो, फिर एंगल को देखो। नहीं आया समझ में, देखो ऐसे क्या कह रहा हूं, देखो जरा, मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बोला मैंने, क्या बोला, साइन e की पावर x की पावर 5। पहले जो 5 पावर दे रखी है इस पावर को देखो, ठीक है। जो 5 पावर है इस पावर को देखो। सबसे पहले क्या देखना, मुझे पावर तो नहीं दे रखी, क्या पावर दे रखी है, तो पहले इसको करेंगे, ठीक है।
5 पावर मतलब x की पावर 5 क्या होगा 4x की पावर इसके पावर एक कम कर देंगे ऊपर आएगी कितनी 4, बाकी सेम आ जाएगा 5। इतना हो गया। अब किसको देखेंगे बेटा फंक्शन कौन है साइन, साइन का क्या होता है कॉस। अब एंगल देखो, एंगल क्या है e की पावर x, इसका दोबारा कर दो। क्या है चेन रूल समझ में आया ढंग से, ठीक है इतना से याद करना बस। आगे देखो बेटा 1 बाय 1 करके, ठीक है। डेरिवेटिव हमेशा हमको यूनिक स्लोप का टेंजेंट देता है। भाई डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है dy ओवर dx होता है, जो कि क्या होता है एक स्लोप होता है, ठीक है। स्लोप किसका होता है टेंजेंट का। चलो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स क्या होते हैं भैया, सबसे पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। कैसे कैसे काम करता है, जैसे डी ओवर डी टी लिख रहा है, इसका मतलब क्या है ए में चेंज बी की मदद से, ए में चेंज बी की मदद से, सही है। इसको हम क्या बोलेंगे डी ए ओवर डी बी, सिंपल है। अब इसके भी दो तरीके हैं, क्या, अगर डी ए ओवर डी बी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब बी और ए दोनों कैसे होंगे इंक्रीजिंग फॉर्म में होंगे। अरे हाँ या ना। अगर डी ए ओवर डी बी की वैल्यू कैसे आ रही है नेगेटिव, इसका मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा गिर रहा है। रेट का मतलब क्या हो गया, रेट मेजरमेंट समझा रहा हूं। अगर डिफरेंशिएट करने पे पॉजिटिव है तो दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं, और अगर नेगेटिव है तो एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, सिंपल सी बात है। इसमें इंपॉर्टेंट टिप वाली बात है, पढ़ लो जरा से। अगर मार्जिनल कॉस्ट वाले सवाल आ जाए या फिर मार्जिनल रेवेन्यू वाले सवाल आ जाए, सीधा डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस्ट पे सी यहाँ पे आएगा, रेवेन्यू यहाँ पे आएगा, बस खत्म। ये टिप दे दिए कि अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आंख बंद करके ऐसे कर देना, ठीक है कि नहीं, फिर नहीं सोचना क्या दिया क्या पूछा है। आगे क्या है बेटा, रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज कैसे होता है, इसका तरीका सिखा रहा हूं मैं ना। तरीका क्या है इसका, सबसे पहले सवाल को पढ़ना अच्छे से, सवाल में क्या दिया क्या पूछा ये पढ़ना अच्छे से, है ना। अब आगे क्या है, उससे रिलेटेड डायग्राम बनाएंगे पेपर में हम। जैसे सर्कल का सवाल है, सर्कल का तो होगा नहीं, स्फीयर का सवाल है, स्फीयर बना दोगे, सर्कुलर बना देना, काम खत्म। सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल बना दो, या फिर जो भी चीज दे रखी डायग्राम जरूर बनाएंगे, ठीक है। जब भी रेट मेजरमेंट का सवाल है हम अटेम्प्ट करेंगे, क्या बनाएंगे हमेशा डायग्राम बनाएंगे। इतना समझ में आया। तीसरी बात क्या है, आइडेंटिफाई डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे ढूंढो, क्या चीज ढूंढनी है कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं ना, कि इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है, सिंपल है। आगे की बात क्या है, यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या लिखना है गिवन, क्या लिखना है हमको कि जो भी हमको गिवन है वो लिख दिया, जो फाइंड करना है वो लिखना है कि वी हैव टू फाइंड दिस। ये पेपर में कैसे लिख के आना वो तरीका सिखा रहा हूँ, इसका अगर कोई सवाल आता है तो, है ना। क्योंकि वेटेज इसका कितना भारी वेटेज है देख लो ढंग से, ठीक है। इसीलिए इस बात को समझा के चल रहा हूं आगे। आगे क्या बेटा, डिफरेंशिएट क्या करोगे, जैसी तुमने ये सारी चीजें बना दी, फॉर्मूला किसका लगेगा, जैसे वॉल्यूम का है तो वॉल्यूम, एरिया है तो एरिया, सही है कि नहीं। फॉर्मूला लगा के सीधे डिफरेंशिएट कर दो, खत्म, ठीक है। उसके बाद की बात समझाऊंगा अभी आगे। अब किसकी बात करेंगे बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की। सिंपल, फंक्शन बढ़ा रुका बढ़ गया, इसका मतलब इंक्रीज कर रहा है लेकिन रुक रुक के कर रहा है, सही है कि नहीं। इसका मतलब यहां पर स्लोप जो है वो जीरो भी हो सकता है और बढ़ भी रहा है। इंक्रीजिंग फॉर्म में स्लोप कैसा था, पॉजिटिव, वही बताया था मैंने। जीरो हो रहा है इसका मतलब रुक गया, सही है। अगर रुक रहा है तो जीरो, और नीचे की तरफ आ रहा है तो इसका मतलब जीरो से छोटा होगा, है कि नहीं। तीसरा, अगर लगातार आगे बढ़ रहा है तो जीरो नहीं हो सकता, इसको स्ट्रिक्टली बोलते हैं। लगातार गिर रहा है इसका मतलब स्ट्रिक्टली कैसा हो रहा होगा, डिक्रीजिंग। अगर कांस्टेंट जा रहा तो कांस्टेंट होगा, सिंपल, इसका मतलब dy ओवर dx कैसा होगा, जीरो होगा। और बढ़ा फिर गिर गया, इसका मतलब कैसा है ये, ना तो इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, इसके सवाल कैसे करके आओगे। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सवाल आता है तो कैसे पेपर में लिखने वाले हो, क्या कह रहे हैं भैया। सबसे पहले फंक्शन होगा, फंक्शन में अगर हम एफ डैश एक्स करते हैं तो वो हमें क्या बताएगा, नेचर ऑफ फंक्शन बताएगा, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, सिंपल है। जैसे हमने देखा कि जीरो से बड़ा आ रहा है तो फंक्शन हमारा कैसा हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर जीरो से सिर्फ बड़ा आया, जीरो के बराबर नहीं है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, जो ही बात समझाई थी ये बता रहा हूँ। थोड़ा मैथमेटिकली कैसे करेंगे, वो ग्राफिकली था, अब कैसा है मैथमेटिकली। अगर जीरो से छोटा बराबर आ जाए तो क्या कर रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, सिर्फ छोटा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, सिंपल है। और अगर ये सारी बातें आ रही हैं उसमें, कैसे आ रही हैं, डिफरेंशिएट करने पे इंक्रीज भी कर रहा है बराबर भी और डिक्रीज भी कर रहा है, नहीं आया समझ में। जैसे पिछले वाले ग्राफ में था, यहाँ पे देखो, मैं अगर इस पॉइंट में बात करता तो यहां से पीछे क्या था, इंक्रीजिंग फॉर्म में, यहाँ जीरो और यहाँ पे डिक्रीजिंग फॉर्म में।
तो ऐसे फॉर्म में क्या बोलते हैं हम, ना तो इंक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज करेगा। अब सवाल कैसे करेंगे, सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, जो भी दे रखा है फंक्शन सीधे डिफरेंशिएट कर दो। हाँ या ना भाई, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और क्या डिफरेंशिएट ही तो करना है। करने के बाद एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट कर दो। जीरो के बराबर जैसे ही पुट करोगे वहां से एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, क्रिटिकल पॉइंट। यहां पर क्या कर दो, इसको नंबर लाइन पे बना दो, जो भी क्रिटिकल पॉइंट आए, 1 2 3 जितने भी आ जाए बना देंगे। उसको बनाने के बाद चेक वैल्यूज ऑफ एफ डैश एक्स, जैसी वैल्यू हमने पुट करी तो वहां चेक करो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि जीरो है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज कर रहा था, नेगेटिव है तो डिक्रीज कर रहा है, जीरो है तो कुछ नहीं। देखो बेटा आगे नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, जैसे मैंने इस कर्व पे इस पॉइंट पे मैंने वैल्यू चेक करी, मेरी वैल्यू कितनी आ रही है, एफ सी आ रही है, तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और किस पर आई है, सी पर आई है, तो क्या होगा वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझो इस बात को क्या कह रहा हूं मैं। ये मेरा एक कर्व था सिंपल, जहां पर ग्राफ सबसे ऊंचे पे है, किस वैल्यू पर है, सी पर है, तो ये मैक्सिमा हो गया। सही है कि नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू जितनी आई है मेरी वाई पे, वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू। ऐसी ये कर्व कैसा है, पहले नीचे आया फिर ऊपर चला गया, सबसे नीचे जहां तक गया, किस पॉइंट पे गया, एक्स बराबर वो गया सी, कितना है मिनिमा या फिर लोकल मिनिमा। सही है। और इस पर वाई की जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू। सिंपल है। अच्छा आगे एक बात और समझ लो, यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा फंक्शन के, एक फंक्शन के एक से ज्यादा लोकल मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं, ये बात हमको पता है। जैसे फंक्शन मेरा इस तरीके से जा रहा है, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम 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 मिनिमम। अरे हाँ यार, अरे समझ में आ रही सारी बातें। चलो आगे देखो क्या कह रहा हूँ, इनको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स होते हैं। क्या मेथड है देखो जरा, ठीक है। इनको कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं। पहला है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है। फर्स्ट वाले में क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फंक्शन को। डिफरेंशिएट करने के बाद एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर पुट कर दोगे, फिर एक्स की कुछ वैल्यूज आएंगी जैसे हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था। उन वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, जो कि एक्स बराबर कुछ भी वैल्यूज आ सकती हैं, 1 2 3 4 5। फिर उनको नंबर लाइन पे बनाना है। ठीक है। नंबर लाइन पे बनाने के बाद हम जो नंबर लाइन में बीच में जो वैल्यूज आएंगी उनको पुट करके देखेंगे। पुट करने के बाद क्या होगा, अगर मेरा साइन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो जिस वैल्यू पर, जैसे मानो नंबर लाइन ये रही मेरी, 2 की बात कर रहा हूं, इससे पहले नेगेटिव था, इसके बाद में क्या है, पॉजिटिव। अगर ऐसा कुछ बना आ रहा है तो 2 पर मेरा फंक्शन कैसा होगा, मैक्सिमा देगा। सही है कि नहीं। और पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसका मतलब मिनिमा देगा। सही है। नो चेंज इन साइन अगर है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कब होता है, जहां पर ना तो साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो या फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो, सिंपल, दोनों एक जैसे नजर आ जाए, या दोनों प्लस या दोनों माइनस। इसका मतलब क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कब होता है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन पे होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे होगा। अच्छा क्या कांस्टेंट फंक्शन पे ऐसा हो सकता है क्या, हो सकता है। ठीक है। अच्छा क्या इतनी सी बात सबको समझ में आ गई क्या, अरे क्लियर है। इसी टेस्ट को और आगे बढ़ा देंगे, जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया उसके बाद हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट आए उसको वहीं रख लो। अब क्या कर दो, डिफरेंशिएट ऑफ सेकंड, मतलब दूसरा डिफरेंशिएट कर दोगे इसका उसी फर्स्ट वाले का। सही है। जैसे करोगे वैल्यूज पुट करो, पुट करने के बाद अगर पॉजिटिव आ रही है तो मिनिमा, नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा, बस इतना है। उसके बाद वैल्यू निकाल दो, पुट करने के बाद कौन सी वैल्यू, जो एक्स की वैल्यू है सीधे फंक्शन में रख देंगे, वाई बराबर एफ एक्स में। ठीक है। इसके सवाल सारे सिखाऊंगा, डोंट वरी, ए टू जेड, सिर्फ टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूं मैं। यहां पर जितनी भी काम की बातें हैं बहुत ज्यादा काम की बातें हैं वो। ठीक है, एक एक करके पढ़ लो जरा। एफ डैश एक्स जो भी मैंने समझाया वही सब है बस, ठीक है ना। जितनी सारी बातें मैंने यहां समझाई अभी पॉइंट्स में, ये सारी बातें अलग से इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा सवाल आ जाता है। ठीक से पढ़ लो एक बार, ठीक से पढ़ लो। हाँ मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा होगा, मम्मी मैक्सिमा होगा। है जा,
जल्दी से पढ़ लो उसे। खाया वो। कहाँ पे? चलो भाई वो हमारा, तुम नहीं समझोगे बेटा। सारे टिक आ गया है। कौन सी बिंदी? अरे ले पॉइंट खा ले तू, और होता ले, और होता हल्के में ले रही है। अब लिख तो रहा है, तुमने नहीं दिख रहा वो। सुबह से खाया नहीं होना कुछ है तो यही खा लिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हो। सुनो, अब किसकी बात करता हूँ बेटा? इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल्स में क्या क्या है? 5 से 10 नंबर का वेटेज है, बढ़ भी जाता है। मिनिमम इतना तो है, ठीक है, बढ़ भी जाता है, बाकी बात की बात है। अगर x की पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है तो x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर का डिफरेंशियल a आएगा, a का डिवाइडर हो जाएगा, है ना, बाकी सेम रहेगा। देखो लीनियर की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन इंटू इसका डिफरेंशियल क्या होता है? a अपॉन में आ गया, सही है। इसी के जैसे बहुत सारे सवाल होते हैं, सिखा दूंगा अभी। फॉर्मूले जो डेरिवेटिव्स आए हैं वो सेम है, पढ़ ही सकते हो ना, याद हो गया होगा, याद कर लो जरा इसको। ए फॉर दादू पढ़ लिए सब? चलो ये आगे देखो, ये समझो काम की बात। क्या लिख रहा है यहाँ पे? इंटीग्रेशन का कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए, ठीक है ना, क्या कह रहा हूं, डिग्री ऑफ एक्स एक होनी चाहिए हमेशा, ना एक से ज्यादा ना एक से कम। अगर एक्स की पावर अगर हम देख रहे हैं तो कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। किसके लिए? इंटीग्रेशन के लिए। जैसे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्स ही तो देखेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। एक्स की पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। कुल मिला के जैसे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है वैसी इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन क्या होती है भैया? सब 3 टेक्निक है, सब्स्टिट्यूशन, पार्ट्स, बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। ये 3 मेन है, इसके अलावा और भी चीज है, लेकिन इन तीनों को समझ लोगे एक भी सवाल नहीं छूटने वाला। अगला क्या है बेटा? अगर इस तरीके से मेरे फंक्शन दे रखे हैं, कैसे, एफ एक्स की पावर एन इंटू एफ डैश एक्स दे रखा है, तो इसका डिफरेंशियल ये रहा, तो इसका डिफरेंस, इसकी पावर कितनी होगी? एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सिंपल है। अगर इसका डिफरेंशियल ऊपर है तो ये 1 अपॉन एक्स क्यों काम करेगा, तो लॉग एक्स बन गया, ठीक है। आगे देखो जरा, आगे समझो। कुछ फॉर्मूले हैं इसके, ये कुछ नहीं बहुत कुछ फॉर्मूले हैं, इसी से बहुत कुछ पूछा जाता है। 100% इस पेज से एक सवाल आ जाएगा तुम्हारा। ये जो पेज रखा हुआ है इससे एक सवाल पक्का आएगा, ठीक है। tan x का, cot x का, sec x का, cosec x का सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद कर लेना। ये जो 9 फॉर्मूले लिख रहे हैं यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, इसको दिमाग में डाल लो, ठीक है। ये याद हो जानी चाहिए सबको अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है? कुछ ऐसा होता है कि अगर नीचे दोनों लीनियर है, सबसे पहले क्या देखना हमको? ये देखना है कि ऊपर की पावर ज्यादा तो नहीं है, कहीं पावर ज्यादा या बराबर होगी तो तरीका अलग होगा। फिर पावर अगर ऊपर कम है तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, ठीक है। कैसे लगेगा? दोनों लीनियर है, अलग कर दो, ऊपर लिख दो कांस्टेंट, बस खत्म। अगर लीनियर में पावर दे रखी है कोई एक्स्ट्रा, तो जितनी बार है उतनी बार डिफरेंशिएशन, सॉरी उतनी बार लिखते चले जाओ और उतने ही कांस्टेंट बढ़ाते चले जाओ। तीसरा एक्स्ट्रा है तो तीसरा लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक आ गया, ये तब लगाना जब इसको फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो। फैक्टराइज कर पा रहे हो तो लीनियर में कन्वर्ट हो सकता है वो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो ऐसे करना है। कैसे करना है? ए अपॉन कांस्टेंट, है ना, और जो क्वाड्रेटिक है, सॉरी लीनियर है ना, क्वाड्रेटिक के ऊपर क्या आएगा? लीनियर आएगा, बी एक्स प्लस सी। इससे आगे होता तो डी एक्स प्लस ई लग जाता, ठीक है। ये लाइन थोड़ा पढ़ लो से, एक बार पढ़ लो भैया, पढ़ लो। यही बात समझाइए मैंने, समझ में आ गई? न्यूमरेटर की पावर कैसी होनी चाहिए? हमेशा कम होनी चाहिए, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है? दो फंक्शन इंटीग्रेशन में दे रखे हैं, ठीक है। u इंटू वी डी एक्स करेंगे, माइनस सिंपल फॉर्मुला आईएलटी के अकॉर्डिंग करते हैं। यहाँ पे आईएलटी क्या होता है? आई मतलब आईटीएफ, एल मतलब लॉग, ए मतलब एल्जेब्रिक होते हैं जो एक्स की पावर एन वगैरह कुछ होते हैं, ठीक है। टी मतलब ट्रिग्नो, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल क्या होता है? ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ठीक है। अब देखो बेटा आगे की बातें कुछ। ऑल स्पेशल टाइप्स क्या क्या होते हैं? 1 अपन रूट में क्वाड्रेटिक दे देगा, या बिना रूट के क्वाड्रेटिक देगा, या ऊपर क्वाड्रेटिक देगा। ये तीनों जो ट्रिक लिखवाई ना बेटा मैंने, ये तीनों किस पे बेस्ड है? इन 9 फॉर्मूले पे बेस्ड है सारी चीजें, ठीक है।
जो तीनों बातें लिखी है मैंने यहां से आई हैं। अब क्या है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला या परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से करते हैं, ठीक है, सिंपल है। अभी परफेक्ट स्क्वायर मेथड सिखा रखा है, नहीं आता तो सीख लेंगे दोबारा से, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसका कभी सवाल पूछा नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूछा भी नहीं जाएगा। भाई सिलेबस में तो सब कुछ आता है, सही है कि नहीं। क्या कह रहा हूं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के, मतलब कुछ भी कांस्टेंट दे देगा। और सुनो, अगर यहाँ पे एक्स की पावर 4 के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो उसको बाहर खींचेंगे पहले, कांस्टेंट लेके, सॉरी कॉमन लेके। अब के से यहाँ पे मतलब नहीं, मतलब किससे, मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स या फिर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स जैसी कुछ कंडीशन बनेगी, वहां पे टी मानेंगे, खत्म। आया समझ में, आया ना, कुछ नहीं छोड़ा, लास्ट की एक्सरसाइज में आएगा, सीधी बात ये है। जो लास्ट वाली एक्सरसाइज जो हम छोड़ के चलते हैं ना, छोड़नी नहीं है, सब कुछ करना है, ठीक है। आगे क्या है, e की पावर sin x या फिर e की पावर cos x वाले सवाल में हमेशा आई सपोज करेंगे, उसके बाद सॉल्व होगा, क्योंकि लौट फिर के आई आ जाता है, फिर काट पीट के सवाल हो जाता है, ठीक है। अगला क्या है, इस तरीके से दे दे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो और e की पावर x बाहर हो। हमेशा देखो क्या करेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे अलग अलग, तोड़ने के बाद जो जिसका डिफरेंशिएशन हो रखा है पहले से ही, उसको कुछ नहीं करना है। जिसका डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं और ये ला सकते हैं, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद आंसर भी यही आएगा, e की पावर x एफ एक्स, बच्चा कुछ इससे कट जाएगा, ठीक है। अरे आया ना, चलो आगे देखो, दोनों बन गए। माइंड मैप टू सॉल्व 99% क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। जो चीज बताने वाला हूं, यहां से इंटीग्रेशन के 99% क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाते हैं। कैसे, क्या है यहाँ पे, अगर फंक्शन अलजेब्राइक है, पॉलिनोमियल इन एक्स दे रखा है, इस टाइप का है, तो तरीका अलग है। अगर नॉन अलजेब्राइक है, वो किस किस तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रिग्नो, एक होता है एटीएफ, एक होता है लॉग, एक होता है एक्सपोनेंशियल। भाई आईलेट में ये 5 चीजें तो पढ़ी थी हमने अभी, 4 ईयरी 1 ईयरी, सही है कि नहीं। समझो कैसे कैसे सॉल्व होती है। अगर अलजेब्राइक है तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर टाइप में होगा कुछ, ठीक है, सिंपल है। न्यूमरेटर ज्यादा है, डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर ज्यादा है, क्या करना है, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन देख लेते हैं बाद में। देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर, मतलब अगर दोनों बराबर है तो कुछ ऐसा ट्राई करेंगे जिससे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बराबर हो जाए, एक जैसे बन जाए कुछ, ठीक है ना। अगला क्या है बेटा, अगर नॉन अलजेब्राइक है, साइन है, फिर अंदर कोई एंगल दे रखा है, साइन कोस एक्स डीएक्स, कुछ भी दे रखा है मान लो, है ना। अब क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ एग्जांपल लिखा है मैंने, है ना। अगर ये लीनियर फंक्शन है तो लीनियर में एक तरीका होता है इंटीग्रेबल डायरेक्ट हो जाएगा। अगर डायरेक्ट नहीं हो रहा तो, अगर नॉन इंटीग्रेबल है तो क्या करेंगे, वी गो फॉर डेरिवेटिव्स, इसके डेरिवेटिव ढूंढेंगे अंदर ही अंदर, सही है। अगर उसके बाद हो गया तो ठीक, नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तब जाके सॉल्व होगा। जैसे क्या, साइन एक्स का इंटीग्रेशन नॉर्मल होता है, इसी की जगह मैं तुमसे क्या कह दूं, सेक एक्स का इंटीग्रेशन करो। तुमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया, लेकिन आया कहां से, यहां से आया वो, लॉग एक्स का कराया है, वो तो पढ़ाई है, ये सिर्फ एग्जांपल लिख रहा है ना। अब क्या कह रहा हूं, दूसरा तरीका क्या है, नॉन लीनियर फंक्शन है तो क्या करेंगे, डायरेक्टली एंगल पुट कर देंगे टी के बराबर, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्या बेटा, समझो लास्ट, डेफिनेट इंटीग्रेशन की 7 प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, मतलब डमी वेरिएबल, कोई वेरिएबल घुस सकते हैं यहाँ पे, एक्स की जगह टी लगा दिया, डब्ल्यू डब्ल्यू कुछ भी लगा दो। ए टू बी, बी टू ए, अगर लिमिट इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव साइन आएगा। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, अगर लिमिट ब्रेक करनी है तो सी यहाँ पर, सी यहाँ पर सेम रख देंगे बाकी, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों को जोड़ के माइनस एक्स, पांचवी क्या है, जीरो, ए माइनस एक्स कर देंगे। छठी में 0 से 2a दे रखा होगा, मतलब डबल लिमिट होगी वहां पे, है ना, 0 से 2a होगा। इसके दो आंसर पॉसिबल, एक 0, 0 कब होगा, जब एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होगी, और ये तब आएगा जब एफ एक्स के बराबर होगी, सिंपल है। नेक्स्ट क्या है, ये 0 से a इंटू 2 तब बनेगा जब क्या होगा, इवन फंक्शन, और ये क्या होगा, ऑड। इवन ऑड क्या होता है वो समझाता हूँ लास्ट। इवन फंक्शन क्या होता है, जहां पर एफ माइनस एक्स पुट करने पर एफ एक्स आ जाए, तब ये इवन का काम करेगा, और एफ माइनस एक्स बराबर आ जाए माइनस का एफ एक्स, तब ये किसका काम करेगा, ऑड का काम करेगा। फर्स्ट वॉल्यूम का रिवीजन समाप्त।